नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे साइको सोशल अर्थात मनोसामाजिक विकास की सिद्धांत के बारे में। साथियों, ये सिद्धांत हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते होंगे, क्योंकि साथियों इस सिद्धांत से हमारी जो पिछली रीट की परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। आप सभी साथियों को बता दूं, इस सिद्धांत से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो बिल्कुल ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप उन प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकते हैं। मैं दावा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं आप अगर इस कक्षा को पूरी देखते हैं तो आप सभी साथी इस सिद्धांत से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। तो साथियों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की जो कक्षा है हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी इतना जानते हैं मित्रों, इस सिद्धांत के बारे में खुद से पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि ये सिद्धांत से प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। और मैं आपको यही बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें जो जानकारी बताऊंगा मैं सब आप सब जानते हैं। कुछ विशेष नए जानकारी आपको देखने को जरूर मिलेगी मित्रों। देखिए, मनोसामाजिक विकास, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था मित्रों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपसे अगर प्रतिपादन पूछ लिया जाए तो आपका नाम होगा इरिक एरिक्सन महोदय, या फिर आपको कोई सा भी शब्द देखने को मिल सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर एरिक एरिक्सन देखने को मिले, इरिक एरिक्सन आपको देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, चलो आपको इंग्लिश में यही आपको देखने को मिलेगा, इरिक एरिक्सन। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और अंग्रेजी में पूछे साइको सोशल, मित्रों आप बड़े गौर से पढ़िएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइको सोशल, लेकिन आपसे इस तरह से पूछे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी थी वो किसकी थी, तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मित्रों कई साथी जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। साइको सोशल अलग है और साइको सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है वो हमारा अलग है। ये साइको सोशल मनोसामाजिक विकास के प्रतिपादक इरिक एरिक्सन महोदय हैं, और ये साइको सेक्सुअल जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। और हम इस थ्योरी का भी अध्ययन करेंगे। आप सभी साथी धैर्य बनाए रखिए। साथियों आप सभी को मैं बता देता हूं, सबसे पहले हम इरिक एरिक्सन महोदय के बारे में सामान्य सी जानकारी पूछ ली जाती है परीक्षा में। ये महोदय रहने वाले कहां के थे, तो मित्रों ये जर्मन के थे, जर्मन के रहने वाले थे। लेकिन ये क्या हुआ, कहां चले गए, अमेरिका में चले गए। तो इसकी जगह पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, एक साथ शब्द देखने को मिल सकता है, या अमेरिकन जर्मन मनोवैज्ञानिक देखने को मिल सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म जर्मन में हुआ, फ्रैंकफर्ट में हुआ था, जर्मन के फ्रैंकफर्ट जगह पर, लेकिन बाद में ये कहां चले गए, अमेरिका में चले गए। और अमेरिका में जाने के बाद इन्होंने क्या किया, जब वहां अमेरिका चले गए तो इन्होंने अमेरिका में जाकर एक आदिवासियों पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया, आदिवासियों पर अध्ययन किया। आदिवासियों का अध्ययन मैं यहां लिख देता हूं, आप सभी साथी भूले नहीं इससे। साथियों आदिवासियों पर इन्होंने अध्ययन तो किया, लेकिन किस चीज को लेकर इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने जो अध्ययन किया मित्रों वो किसको लेकर किया, मानव विकास को लेकर अध्ययन किया। किसको लेकर अध्ययन किया, मानव विकास को लेकर अध्ययन किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो हमारे इरिक एरिक्सन महोदय थे उन्होंने किसको लेकर अध्ययन किया। यहां पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, बाल विकास देखने को मिल सकता है, लेकिन बाल विकास पर नहीं, इन्होंने मानव विकास पर अध्ययन किया था। मानव विकास और बाल विकास में क्या अंतर है मैंने आपको पहली कक्षा में बता दिया था। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव विकास हमारी संपूर्ण अवस्थाओं की व्याख्या करता है मित्रों। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मानव विकास पर अध्ययन किया आदिवासियों पर, इसके बाद अभी हमने बात की थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉयड थे। और ये जो मनोवैज्ञानिक थे इरिक एरिक्सन महोदय, वो क्या थे, जो हमारे फ्रॉयड थे, सिगमंड फ्रॉयड, उनके विचारों से क्या थे, ये प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, सिगमंड फ्रॉयड के विचारों से प्रभावित थे। और ये प्रभावित थे, सिगमंड फ्रॉयड ने अपने सिद्धांत में काम प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन इन्होंने काम प्रवृत्ति को अपने सिद्धांत में बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माना है। आप सभी साथी इस बात को गौर कर लीजिएगा, बड़े ध्यान से याद कर लीजिएगा। सिगमंड फ्रॉयड अपने सिद्धांत में काम प्रवृत्ति को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ये क्या मानते हैं,
इसको नहीं मानते हैं। और इसी कारण ये सिगमंड फ्रॉइड के विचारों से प्रभावित होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? नव फ्रॉयडवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? नव फ्रॉयडवादी भी कहा जाता है। और एक प्रकार से इनका एक और नाम है, इनको ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब हम इस सिद्धांत के बारे में आगे चर्चा करेंगे। हमने सामान्य सी जानकारी इसके बारे में प्रस्तुत की है। और ये सिद्धांत क्या कहता है आप सभी इतना अवश्य जानते हैं मित्रों। जो इरिक एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक विकास की थ्योरी दी, इनकी जो अवस्था थी मनोसामाजिक विकास की, वो कितनी अवस्थाएं बताई थी मित्रों? आप सभी जानते हैं कितनी अवस्थाएं बताई थी? 8 अवस्थाएं बताई थी। और जो ये 8 अवस्थाएं बताई थी, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा इस सिद्धांत से कि इसका प्रतिपादन किसने किया? इरिक एरिक्सन महोदय ने किया। इरिक एरिक्सन महोदय ने इस सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई? तो आपका जवाब होगा 8 अवस्थाएं। और फिर दूसरा अगला जो प्रश्न बनेगा हमारा, वो ये बनेगा कि ये जो 8 अवस्थाएं थी, क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? तो मित्रों, ये जो अवस्थाएं हैं आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड तरीके से परस्पर रूप से क्या है? परस्पर संबंध रखती है। ये पर्सन शायद प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कोई सी परीक्षा में कि जो मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं, क्या वो आपस में परस्पर संबंध रखती है? तो बिल्कुल रखती है मित्रों। और इन्होंने इस सिद्धांत में समाज सांवेगिक कार्यों पर बहुत महत्वपूर्ण बल दिया है। किस पर बल दिया है मित्रों? मैं यहां लिख देता हूं। इस सिद्धांत में क्या किया गया है? समाज सांवेगिक जो कार्य है, समाज सांवेगिक, महत्वपूर्ण जो समाज सांवेगिक कार्य है, उन पर बल दिया है। ठीक है मित्रों। और ये जो इरिक एरिक्सन महोदय थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और जो पुस्तक थी, इनका पुस्तक का जो नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, अर्थात हिंदी में हम कहते हैं बचपन और समाज। क्या कहते हैं मित्रों? बचपन और समाज। और ये जो पुस्तक लिखी इन्होंने, वो 1963 ईस्वी में लिखी। और इन्होंने एक बात कही अपनी पुस्तक में कि जो मनुष्य होता है वो जैविक प्राणी ही नहीं, मानसिक प्राणी नहीं, एक सामाजिक प्राणी भी होता है, समाज का एक अभिन्न हिस्सा होता है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा मनोसामाजिक विकास होता क्या है मित्रों? किन शब्दों से मिलकर बना होता है मनोसामाजिक विकास? मैं यहां लिख देता हूं, मनो प्लस सामाजिक, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। साथियों, जो हमारा मन है, इस मन से तात्पर्य जो है हमारे कोग्निशन से है। किससे है मित्रों? कोग्निशन, अर्थात हमारे संज्ञान से। संज्ञान हमारा किससे संबंधित है? हमारे ब्रेन से संबंधित है। और हमारा जो सामाजिक है, सामाजिक विकास, जो समाज किससे संबंधित है? सोसाइटी से संबंधित है, अर्थात हमारे समाज से रिलेटेड है। मित्रों, जो हमारा मस्तिष्क होता है समाज में अंतः क्रियाएं करता है, और उसके कारण बालक का, मानव का क्या होता है? विकास होता है। और उस विकास को इसकी संज्ञा दी मनोसामाजिक विकास। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी साइको सोशल का एक बेसिक सी जानकारी। अब हम जानेंगे इन्होंने जो 8 अवस्थाएं दी, उन अवस्थाओं का वर्गीकरण कैसे किया, किस किस अवस्था की आयु क्या थी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछली बार जो प्रश्न पूछा गया था वो इसकी अवस्थाओं से पूछी गई थी, आपको आयु दी गई थी, आपको यह पहचान करना था कि यह आयु किस अवस्था से जुड़ी हुई है और इस अवस्था में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। इन सब के बारे में हम एक महत्वपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जिससे हम आगे की चर्चा कर सकें। आप सभी साथियों को कक्षा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मित्रों, और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी साथी रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। मित्रों, अब मैं बात करता हूं इन्होंने कितने अवस्थाओं का वर्गीकरण किया? 8 अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। 8 अवस्थाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब की चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, इन्होंने जितनी अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने एक मनोसामाजिक चुनौती होती है। ये इनका मानना था, इरिक एरिक्सन महोदय का मानना था कि प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति के सामने एक मनोसामाजिक चुनौती होती है। एक मनोसामाजिक चुनौती
और इस मनोसामाजिक चुनौती को इन्होंने किसकी संज्ञा दी मित्रों? एक जो प्रत्येक अवस्था है, विकास की 8 अवस्थाएं बताई है, उसमें इन्होंने संज्ञा दी एक मनोसामाजिक चुनौती की, जिसको इन्होंने संकट कहा है। क्या कहा है मित्रों? संकट कहा है। और अंग्रेजी में क्राइसिस शब्द देखने को मिलेगा। आप सभी साथी इंग्लिश वर्ड को जरूर याद कर लें। जो चुनौती उत्पन्न होगी उसको एक संकट की संज्ञा दी है। और व्यक्ति यदि इस संकट से क्या कर लेता है, इनका समाधान कर लेता है, आसानी पूर्वक से इस संकट से उबर जाता है, इसका निराकरण कर लेता है, तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है मित्रों? एक वर्च्यू उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक वर्च्यू उत्पन्न होता है। और इस वर्च्यू के लिए इन्होंने हिंदी शब्द जो प्रयुक्त किया वो सदाचार प्रयुक्त किया। अर्थात हम कहें एक प्रकार से व्यक्ति अगर इस मनोसामाजिक चुनौती अर्थात इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, इसका निराकरण कर लेता है, तो व्यक्ति में क्या उत्पन्न होगा? एक वर्च्यू होगा, एक सदाचार उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मनोसामाजिक शक्ति या गुण कह सकते हैं। एक मनोसामाजिक शक्ति या गुण का उदय होगा। आप सभी को यह दिखाई दे रहा होगा लाइफ क्राइसिस, अर्थात इसके लिए इन्होंने क्या शब्द प्रयुक्त किया? लाइफ क्राइसिस आपको देखने को मिल सकता है, जीवन संकट। ऐसे ही मैं आपको 3 टर्म बताने वाला हूं मित्रों। आपसे पूछा जाए लाइफ क्राइसिस शब्द का प्रयोग किसने किया अपने सिद्धांत में, तो आपका जवाब होगा एरिक एरिक्सन महोदय। लेकिन इसी तरह के सेम 3 शब्द बनते हैं मित्रों। एक बनता है आपका लाइफ स्पेस और एक शब्द है आपका लाइफ इंस्टिंक्ट। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि ये नीचे के दोनों शब्द हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे मित्रों? लाइफ स्पेस का मतलब होता है, हिंदी में मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका जो होता है जीवन दायरा। और जीवन दायरा जो शब्द था वो किसके द्वारा दिया गया था मित्रों? कर्ट लेविन महोदय के द्वारा। आप सभी अगर इस जीवन दायरे के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी क्षेत्र अधिगम वाली सिद्धांत की जो कक्षा है उसको देखें। आपको ये जो लाइफ स्पेस क्या होता है इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, आप इसके बारे में आसानी से समझ पाएंगे मित्रों। जो लाइफ इंस्टिंक्ट है हमारी अर्थात जीवन प्रवृत्ति, और इसकी व्याख्या किसने की थी? जीवन प्रवृत्ति की व्याख्या किसने की थी मित्रों? कमेंट करके मुझे बताएं। सिगमंड फ्रॉयड महोदय ने इस जीवन प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया था। और इन्होंने ये जो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं हैं, इनका मानना था कि ये सार्वभौमिक होती है, प्रत्येक व्यक्ति को इस विकास की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जो भी व्यक्ति होगा उनका विकास इस अवस्थाओं के क्रम में होगा। अब हम इन सामाजिक जो अवस्थाएं हैं, मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं मित्रों, इन्होंने क्या किया? 8 अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत किस थ्योरी को कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा मित्रों? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को कहते हैं। और अंग्रेजी में आपको देखने को मिलेगा लाइफ स्पैन थ्योरी, क्योंकि इन्होंने विकास की 8 अवस्थाओं को बताया था। और जो विकास की 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई वो आपस में परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती है, इंटीग्रेटेड होती है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम चर्चा कर सके इनकी 8 अवस्थाओं के बारे में। साथियों इनकी जो पहली अवस्था थी, कौन सी अवस्था थी? जो पिछली हमारी परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चे की आयु दे दी गई थी और उसको इनकी अवस्थाओं से संबंधित करना था मित्रों। देखिए पहली जो विकास की अवस्था थी वो थी इनकी विश्वास बनाम अविश्वास। क्या थी मित्रों? विश्वास बनाम अविश्वास। आपको हिंदी में इसकी जगह पर आस्था बनाम अनास्था शब्द भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप इस थ्योरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इसकी जो स्टेजेज है उनका नाम आप इंग्लिश में अर्थात अंग्रेजी में याद रख लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि मित्रों हिंदी में
कई और नाम भी बनते हैं और देखने को मिलते हैं परीक्षा में, क्योंकि परीक्षक जो होता है ऐसे ही नाम ढूंढकर लाता है जिससे आप कंफ्यूज हो सके, लेकिन इंग्लिश में वही वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। इसे हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। क्या कहते हैं मित्रों? ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। मित्रों इसकी जो एज बताई गई है वो बताई गई है जन्म से लेकर के कितनी बताई गई है? 18 वर्ष। आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं, आपको पहला ऑप्शन परीक्षा में सिर्फ यही देखने को मिलेगा। क्या 18 वर्ष नहीं मित्रों, 18 माह है यहां पर। आप सभी साथी इसको देख लीजिएगा, जन्म से 18 माह है, 18 वर्ष नहीं, सॉरी साथियों गलती से वर्ष लिखा दिया गया था, लेकिन आपको बता देता हूं मैं, जन्म से 18 माह है। आपको ऑप्शन में सीधा क्या देखने को मिलेगा? जन्म से 2 वर्ष देखने को मिलेगा, लेकिन आपको क्या बताना है? जन्म से 18 माह है अर्थात 1.5 वर्ष तक, क्योंकि आप सभी ने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ रखा होगा, उसमें उन्होंने क्या कहा है? पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था बताई है, लेकिन इन्होंने क्या माना है? 18 वर्ष का 18 माह माना है। आपको एक बात और बता दूं, जीन पियाजे का सिद्धांत जो है इससे अलग है। जीन पियाजे ने जो बल दिया था अपने सिद्धांत पर, कोग्निशन पर, संज्ञानात्मक पर, अर्थात संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास पर बल दिया था, लेकिन ये जो हमारे सैद्धांतिक हैं, हमारे इरिक एरिक्सन महोदय, वो किस पर बल देते हैं? ये इमोशनल हेल्थ पर, सांवेगिक स्वास्थ्य पर, समाज के सांवेगिक जो कार्य हैं उस पर ये बल देते हैं। जो बच्चे का सांवेगिक स्वास्थ्य है, संवेगों का जो विकास है, उस पर ये बल देते हैं मित्रों। तो इसकी जो अवस्था है जन्म से 18 माह है, और ये अवस्था हमारी सामान्य अवस्थाओं से किससे रिलेटेड होती है? आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा मित्रों, ये जो अवस्था है जीन पियाजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है? विकास की सामान्य अवस्था किससे संबंधित है? या फिर जो हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है वो इसकी कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो आप सभी अगर उन अवस्थाओं को याद रखेंगे तो इन समय के अनुसार आप सभी उनको जोड़ पाएंगे आपस में। और यह अवस्था सामान्य रूप से किससे संबंधित है? शैशवावस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? शैशवावस्था से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है मित्रों, आप सभी ने देखा होगा, बालक जब जन्म लेता है तो किसमें रहता है? सबसे पहले किसका हिस्सा बनता है? वो अपने परिवार का हिस्सा बनता है। परिवार में उसकी नजदीक कौन होती है? माँ होती है। इसी प्रकार से बालक की जो आवश्यकताएं होती है, बालक को रोने पुकार चुप करा देता है। बालक कब रोता है? जब उसको भूख लगती है। यदि उसकी पूर्ति करा दी जाती है, अर्थात बालक को इस अवस्था में प्रेम और स्नेह मिलता है, तो बालक क्या करता है? विश्वास करने लगता है, उसमें विश्वास शक्ति का विकास होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में जब कोई भी आता है और उस बच्चे को गोदी में लेने का प्रयास करता है तो वो झट से उधर मुड़ जाता है अपनी मां की तरफ, लेकिन उस दूसरे के गोद में नहीं जाता है। अगर उसका प्रेम और स्नेह, उसका लालन पालन इस तरह से हुआ, अच्छी तरीके से उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, उसको सुरक्षा महसूस कराई गई है, तो बालक क्या होगा? विश्वास लायक होगा। वो बालक क्या है? अपने जो समाज के आसपास के लोग होंगे, जो उसके आसपास रहने वाले होंगे परिवार में, उस पर विश्वास करेगा। यदि बालक को यहाँ पर अच्छे से नहीं रखा जाएगा, उसकी सुविधाएं की पूर्ति नहीं की जाएगी, तो क्या करेगा? उसको स्नेह प्रेम का नहीं मिल पाएगा, उससे दूर रहेगा, तो बालक में अविश्वास की भावना का उत्पन्न होगा। ठीक है मित्रों, अगर बालक इन दोनों अवस्थाओं में सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें जो एक मनोसामाजिक शक्ति मैंने बताई थी, मैं यहां पर एक इतना सा लिखूंगा, मनोसामाजिक शक्ति, आप सभी समझ जाइएगा। जो गुण का विकास होगा वो कौन सा होगा? आशा का जन्म लेगा। आपसे पूछा जा सकता है जो पहली अवस्था थी विश्वास बनाम अविश्वास, उसमें किस प्रकार के मनोसामाजिक चुनौती अर्थात वर्च्यू का उदय होता है? तो किसका होता है? आशा का उदय होता है। वो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था से अगर सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इस संकट से निकल जाता है। इसमें संकट कौन सा था? विश्वास बनाम अविश्वास का संकट था कि वो किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं करे। व्यक्ति उस पर विश्वास करता है जो उससे स्नेह प्रेम अधिक करता है। ठीक है मित्रों, आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में इस तरह की व्यवस्था है। तो अगली जो अवस्था है हमारी विकास की दूसरी अवस्था, देखिए अगली जो अवस्था है हमारी स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की। मित्रों, ये जो स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की अवस्था है,
इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। क्या कहते हैं मित्रों? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। आपको मीनिंग अच्छे से नहीं समझ में आ रही होगी, किताबों में दे रखी है आपकी में, आप वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, स्वायत्तता बनाम सर्व और संदेह की जो अवस्था होती है उसको ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की अवस्था कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है वो 18 माह से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। आप सभी साथी इस एज को ध्यान रखें, क्योंकि अब तक जो प्रश्न पूछे गए सीधे सीधे इस सिद्धांत से, एज से रिलेटेड प्रश्न ही पूछे गए, लेकिन कभी भी आपको एक निश्चित एज नहीं दी जाएगी कि इस एज में बताइए। एक एज बता दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न हल करना पड़ेगा। मित्रों, ये जो अवस्था है आप सभी को पता है, 18 माह से लेकर 3 वर्ष का जो बालक होता है, 2 वर्ष से 3 वर्ष का बालक, वो किससे रिलेटेड होता है? इस प्रकार से ये जो प्रश्न है इसमें बालक क्या करता है? इसमें बालक क्या करता है? अपने दैनिक कार्यों को खुद से करने की कोशिश करता है। अगर आपसे पूछा जाए इस अवस्था में बालक को किसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो मित्रों सबसे महत्वपूर्ण है टॉयलेट की ट्रेनिंग इसमें दी जानी चाहिए। बालक को इसमें जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, सोच प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात बालक जो अपने दैनिक कार्य होता है वो स्वयं से करने लगता है। आपने देखा होगा जब बालक इस अवस्था में आ जाते हैं तो टॉयलेट करने के लिए, सुसु करने के लिए क्या करते हैं? अपने घर वालों से कहते हैं कि मुझे सुसु आई है, इस प्रकार से कहते हैं। अगर उसको क्या किया जाता है, उस कार्य में उसकी सहायता की जाती है, तो बालक क्या अपने आप में क्या फील करेगा? स्वतंत्रता फील करेगा। यदि बालक ने कोई बार अपने कपड़ों में सुसु कर दिया, अगर उसको वहां पर धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है, या फिर उससे कड़े व्यवहार के रूप में पेश किया जाता है, तो बालक क्या करेगा? अपने आप पर शर्म और संदेह करने लग जाएगा कि ये जो दैनिक कार्य हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। इस प्रकार के यदि दैनिक कार्य करने से उसे रोका जाता है तो बालक में लज्जा आ जाती है, शर्म का भाव महसूस हो जाता है। इसीलिए बालक को डांटना नहीं है, आपको बालक के दैनिक कार्यों में आपको सहायता करनी है मित्रों। तो ये क्या है हमारा? और जब बालक इन दोनों में संघर्ष स्थापित कर लेता है, इन दोनों का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, निराकरण कर लेता है, तो बालक में जो गुण विकसित होगा वो कौन सा होगा मित्रों? इसमें जो गुण विकसित होता है मित्रों वो होता है इच्छा शक्ति। कौन सा गुण का विकसित होता है? इच्छा शक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? विल पावर कहते हैं मित्रों। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस अवस्था में जो बच्चे हैं उनको डांटना नहीं है। इस प्रकार के कार्यों से अगर हम उनको डांटते हैं, रोकते हैं, तो बच्चे अपने आप पर संदेह करने लग जाते हैं, डाउट करने लग जाते हैं मित्रों। ठीक है, जिससे उसमें शर्म और संदेह की भावना का उत्पन्न होता है। अगली जो अवस्था है हमारी, तीसरी अवस्था है मित्रों पहल बनाम अपराध बोध। क्या है मित्रों? पहल बनाम अपराध बोध। इसको मित्रों हम इंग्लिश में कहते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। मित्रों आप सभी साथी इन मीनिंगों को अपनी बुक से लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई सी मीनिंग में गलती हो जाए। इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। मित्रों ये जो विकास की अवस्थाएं होती है, पहल बनाम अपराध बोध, किससे रिलेटेड है मित्रों? इसकी जो एज होती है वो क्या होती है? 3 से लेकर के 6 वर्ष की आयु होती है। और आप सभी जानते हैं 3 से 6 वर्ष की जो आयु है विकास की सामान्य अवस्थाओं से किससे संबंधित होती है? ये होती है पूर्व बाल्यावस्था से। अब मित्रों आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आप सभी साथी देखिएगा कि विकास की पूर्व बाल्यावस्था एरिक एरिक्सन महोदय के अर्थात साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से कौन सी अवस्था से संबंधित है, कौन सी अवस्था से जुड़ी हुई है? तो आपका जवाब क्या होगा? पहल बनाम अपराध बोध। मित्रों आपको रटते हुए नहीं चलना, इन 8 अवस्थाओं में नाम रट लिए इससे काम नहीं चलने वाला। आपको कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर आना पड़ेगा, आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। जब आप ये चीज लिंक कर पाओगे कि एक दूसरे से किस तरह से ये अवस्थाएं संबंधित है, तो मैं आशा करता हूं आप यहां से बनने वाले हर प्रकार के प्रश्न आसानी से सोल्व कर पाएंगे। मित्रों ये जो अवस्था होती है पहल बनाम अपराध बोध, क्यूरियस स्टेज होती है। आप सभी ने देखा होगा जो बालक होता है
वो क्या होता है इस समय पूर्व बाल्यावस्था में? क्यूरियस होता है, अर्थात जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु अवस्था। और इसमें अगला जो है प्री स्कूलिंग स्टेज होती है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा मित्रों कि इरिक इरेक्शन महोदय के अनुसार प्री स्कूलिंग एज क्या है? तो आप क्या जवाब देना होगा? पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। मित्रों तो बालक इसमें क्या होता है? जिज्ञासु होता है। और इस जिज्ञासु होने के कारण अर्थात एक अन्वेषक होता है, खोज करता होता है, नई नई चीजों की खोज करता है। और इसी कारण वो क्या करता है? पहल करता है। आपने देखा होगा इस अवस्था में जो बालक होते हैं अपने परिवारजनों से प्रश्न पूछते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। इस प्रकार के बालक प्रश्न पूछते हैं और यदि उन प्रश्नों का जवाब अच्छे से दिया जाता है तो बालक क्या करेगा? पहल करेगा और कार्यों में भाग लेगा। यदि उसे डांट दिया जाता है, क्या है, कैसे है, इस प्रकार से उसको धमका जाता है, तो बालक क्या करेगा? अपने आप में अपराध बोध अर्थात अपने आप में दोष, ऐसा लगेगा कि क्या मैंने इससे कोई गलत चीज पूछ दी, जिससे उसमें क्या होगा? अपराध बोध अर्थात दोष उत्पन्न हो जाएगा। और वो इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की कुछ भी क्रियाएं नहीं करेगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कि मुझे फिर से डांटेंगे। आपने देखा होगा छोटे बच्चे इस समय जब अपने जो माता पिता कार्य करते हैं उसका अनुकरण करने लगते हैं और उस कार्य में उनका सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन माता पिता अगर उनको डांट देते हैं, धमका देते हैं, तो उसके अंदर दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। और इसी कारण जो दोष का भाव उत्पन्न होता है, अगर व्यक्ति इन दोनों में पहल बनाम अपराध बोध में सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है या फिर इसको आसानी से पार कर लेता है, तो उसके अंदर जो गुण विकसित होगा मित्रों, मैं यहां लिख देता हूं, यहां दिखेगा नहीं मित्रों, उनके अंदर जो गुण विकसित होगा वो किसका होगा? उद्देश्य का होगा, पर्पज जिसे हम कहते हैं। और इसके कारण क्या होगा मित्रों? उद्देश्य के कारण बालक अपने लक्ष्य के प्रति क्या करेगा? व्यवहार करने लगेगा। ठीक है मित्रों, आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट लें जिससे हम बाकी की अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर सकें। मित्रों ये सिद्धांत कोई कठिन नहीं है, ये सब सिद्धांत, ये सब जो अवस्थाएं हैं हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अगर हम इन्हें हमारी दैनिक लाइफ से जोड़ते हैं तो मित्रों आपको ये सिद्धांत समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है। आप बड़ी आसानी से इन सिद्धांतों को समझ पाओगे, क्योंकि साइकोलॉजी अपने दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, तो ये कोई कठिन विषय नहीं है मित्रों। ठीक है, अगली जो अवस्था है मित्रों हमारी चौथी अवस्था कौन सी है? परिश्रम बनाम हीनता। इसकी जगह आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगा इंडस्ट्री वर्सेज इनफेरियोरिटी। आप सभी साथी इन मीनिंगों को अपनी पुस्तक से लिख लीजिएगा मित्रों, हो सकता है कोई सी मीनिंग में गलती हो। परिश्रम बनाम हीनता, मित्रों ये जो अवस्था होती है परिश्रम बनाम हीनता, इसकी आयु क्या होती है? और अभी मैं प्रश्न बताऊंगा, क्या प्रश्न पूछा गया था? परिश्रम बनाम हीनता जो होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष की आयु होती है। और मित्रों सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, एक बालक है, कक्षा 3 में पढ़ता है, उसकी आयु 9 वर्ष है, वो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था से मेल खाता है? मित्रों आप मुझे ये बताएं, एक 9 वर्ष का बालक किससे मेल खाता है? आपको दिखाई दे रहा है? आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते थे अगर आपने इस थ्योरी को इतना साफ ही पढ़ा होता। मित्रों तो आप आसानी से बनने वाले प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे अगर आप इस पूरी कक्षा को देखते हैं तो। मित्रों इस अवस्था में 6 से 12 अवस्था में बालक क्या करता है? स्कूल जाने लगता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं? हम स्कूल एज कहते हैं। और मित्रों ये विकास की कौन सी अवस्था से जुड़ी हुई है? एक प्रकार से हम कहें बाल्यावस्था से भी जुड़ी हुई है और उत्तर बाल्यावस्था से भी जुड़ी हुई है। पूर्ण रूप से बाल्यावस्था सामान्य बात करें हम, सामान्य अवस्था में बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 मानी जाती है। और यदि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में हम बाल्यावस्था का वर्गीकरण करते हैं तो भी उत्तर बाल्यावस्था मानी जाएगी मित्रों। ठीक है, इसमें बालक क्या करता है? स्कूल में जाने लगता है और स्कूल में जाने के कारण वो क्या करता है? प्रारंभिक जो कौशल होते हैं उनको सीखने का कार्य करता है। यदि बालक उन प्रारंभिक कौशलों को सीख लेता है तो उसमें किसका भाव विकसित होता है? परिश्रम का भाव विकसित होता है, वो परिश्रम करता है।
यदि बालक उन प्रारंभिक कौशलों को नहीं सीखता है तो उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा पहल बनाम अपराध बोध, यदि वो उस कार्य में डांट दिया जाता है तो अपराध बोध की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन बालक यहाँ पर आकर समूह के बीच में रहता है, समूह में रहने लगता है, क्योंकि कक्षा में 10-50 बच्चे होते हैं, उसमें अगर उसको लगता है कि उन्होंने कौशल नहीं सीखा है तो वो क्या करते हैं, अपने आप में हीनता आ जाती है कि मैं इन सब से कमजोर हूं, इन सब की तरह मैं परिश्रम नहीं कर पा रहा हूं, तो हीनता की भावना उसमें विकास होती है। और यदि बालक इन दोनों अवस्थाओं से, परिश्रम बनाम हीनता से, इस संकट को पार कर लेता है तो उसमें जो गुण विकसित होगा मित्रों वो होता है सामर्थ्यता। किसका विकास होता है मित्रों, सामर्थ्यता का, या सामर्थ्य का हम कह सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में आपको देखने को मिलेगा कंपिटेंसी। ठीक है मित्रों, कंपिटेंसी कहते हैं। अगले जो हमारे विकास की अवस्था है वो है हमारी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। मित्रों इसको इंग्लिश में हम कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेज कंफ्यूजन। मित्रों ये जो अवस्था होती है वो सबसे महत्वपूर्ण विकास की अवस्था है। आप सभी साथी ध्यान रखें, सबसे महत्वपूर्ण विकास की अवस्था है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मित्रों ये जो अवस्था है इसकी एज क्या होती है, देखिए 12 से लेकर के 18 वर्ष होती है और इसको हम किससे रिलेटेड करते हैं, किशोरावस्था से। आपसे पूछा जा सकता है मित्रों यदि किरिक्सन की कौन सी अवस्था किशोरावस्था से संबंध है, तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम की स्थिति है। आपको पता है बालक इसमें क्या हो जाता है, किशोर हो जाता है, वो विद्यालय में एक प्रकार से अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है। आपने देखा होगा कई सारे बच्चे विद्यालय में, आप याद कीजिए आपका विद्यालय जीवन, कई बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो चाहते हैं कि जब भी विद्यालय में अगर पढ़ाई का जिक्र किया जाए तो मेरा नाम लेकर ही पहचाना जाए, अर्थात मुझे सबसे अच्छा बताया जाए। कोई होते हैं खेल में, किसी का खेल में नाम ले जाता है, या फिर कई होते हैं अपनी जो बाहें होती है उनको ऊपर फोल्ड करके, टाई वाई को लूज करके, इस प्रकार से अपनी प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो किसी क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, वो पहचान बनाना चाहते हैं। और यदि वो पहचान बनाने में सक्षम होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पहचान नहीं बना पाते तो उनमें क्या हो जाता है, अपने को लेकर भ्रम हो जाता है, अपनी भूमिका को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाते हैं, वो अपने रोल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मित्रों यदि व्यक्ति इस अवस्था में इस पहचान बनाम भूमिका भ्रम को आसानी से निराकरण कर लेता है, इस संकट से आसानी से हल कर लेता है इस संकट का, तो उसमें जो गुण विकसित होता है मित्रों वो होता है कर्तव्य परायणता का। किसका मित्रों, कर्तव्य परायणता का, जिसे हम अंग्रेजी में फिडेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, फिडेलिटी कहते हैं मित्रों। इसके बाद हमारी जो अगली अवस्था है विकास की वो है घनिष्ठता बनाम अलगाव। क्या है मित्रों, घनिष्ठता बनाम अलगाव है। और इसकी जो आयु है मित्रों घनिष्ठता बनाम अलगाव की वो है 18 से लेकर के 35 वर्ष तक। आपने देखा होगा इस वर्ष में हम क्या करते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं। क्या करते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं। आपस में क्या होती है, शादी हो जाती है इस अवस्था में सभी की लगभग। तो क्या करते हैं, हम आपस में संबंध बनाना चाहते हैं। यदि हमारे संबंध हमारे समाज में अच्छे होते हैं, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से अगर हमें संबंध अच्छे होते हैं तो घनिष्ठता की भावना होती है। यदि ये संबंध हमारे अच्छे नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति के दूसरों से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो उसमें किसकी भावना का विकास होता है, अलगाव पैदा होता है, अकेलापन वो महसूस करता है। तो मित्रों आपने देखा होगा इस अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या का शिकार कर लेते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, आत्महत्या क्यों कर लेते हैं मित्रों, उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, वो अपनी बात शेयर करने के लिए उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता है। इस कारण से वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। यदि अपनी बात किसी के साथ शेयर कर दी जाए तो उसका मन का जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। इसीलिए आप सभी अपने जो संबंध है उनको मजबूत बनाए रखें, जिससे आपको क्या होगा, अकेलापन अलगाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी।
इसमें जो मित्रों गुण का विकसित होता है, यदि इनसे संबंधित हो जाता है व्यक्ति आसानी से सफलतापूर्वक इस संकट का सामना कर लेता है, तो व्यक्ति में जो गुण होता है वो प्रेम का जो गुण है वो विकसित होता है, जिसे हम अंग्रेजी में लव कहते हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद हमारी जो अगली स्टेज है 7वीं अवस्था, वो है जननात्मकता बनाम स्थिरता। क्या है मित्रों? जननात्मकता बनाम स्थिरता। और इसकी जो आयु है 35 से 65 वर्ष की है। आप सभी को बता दूं, जननात्मकता से यहां पर तात्पर्य क्या है? व्यक्ति ने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है वो अपने समाज को देना चाहता है, समाज की उन्नति चाहता है। आपने इस अवस्था में कौन आते हैं? हमारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे माता पिता आते हैं। वो आपने देखा होगा डायलॉग सुनते हुए कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रहे हैं, या फिर आपसे कहते हो कि हमें पता है तुम मोबाइल में पढ़ते हो या फिर क्या करते हो, हमें पता है आप कहाँ घूमने जा रहे हो। इस प्रकार के लेक्चर देते हुए आपने सुना होगा मित्रों। वो क्यों देते हैं? वो चाहते हैं अपने अनुभवों के आधार पर आपका भला चाहते हैं। उस भावना के पीछे जो भी आपको डांटते हैं, कहते हैं, उसके पीछे उनकी भलाई छिपी होती है। वो चाहते हैं कि वो हमारी तरह हमने जो अनुभव सीखे हैं वो अनुभव आपको देना चाहते हैं मित्रों। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, जननात्मकता अर्थात वो अगर कोई व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपनी उन्नति के लिए कुछ अगर नहीं दे पाता है तो उसमें स्थिरता की भावना आ जाती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव शेयर नहीं कर पाता है, नहीं दे पाता अपने समाज को, इस विरोध की स्थिति में क्या आ जाती है? उसमें स्थिरता की भावना का विकास होता है मित्रों। ठीक है, इससे जो मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, इससे जो मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है वो होता है देखभाल। यदि इसमें व्यक्ति इस चुनौती का, इस संकट का सामना करता है आसानी पूर्वक, तो उससे जो होता है देखभाल का विकास होता है, अर्थात अंग्रेजी में हम कहें केयर। ठीक है मित्रों, हमारी जो आखिरी स्टेज है मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, आप सभी साथी कंफ्यूज ना होए। 8वीं स्टेज में यहां लिख रहा हूं क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है मित्रों, आखिरी जो स्टेज है वो है संपूर्णता बनाम निराशा। क्या है मित्रों? संपूर्णता बनाम निराशा। इसकी जो एज है मित्रों 65+ वर्ष की जो आयु के लोग होते हैं, आपने देखा होगा, इसमें व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य किया है अपना स्वयं का मूल्यांकन करता है। क्या करता है मित्रों? अपना मूल्यांकन करता है कि उसने जीवन में कौन कौन से कार्य किए। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने कार्यों की प्राप्ति कर ली है, संतुष्ट है, उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तो व्यक्ति को अपने आप पर क्या होता है? संपूर्ण का भाव उत्पन्न होता है कि हाँ मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, एक संतुष्टि का भाव प्राप्त होता है। लेकिन व्यक्ति की कई इच्छाएं रह जाती है, कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाता है, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो उसमें निराशा का भाव जन्म ले लेता है। आपने देखा होगा आपके गांव में इस वर्ष के आयु ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा बड़ा बेटा तो नौकरी लग गया, लेकिन अगर छोट को और लग जाता तो बढ़िया काम हो जाता, और दुख हमारे मन में खटका गो। तो इस प्रकार के भाव आपने जब सुने होंगे, तो ये क्या है? व्यक्ति अगर अपने कार्यों को संतुष्टि होता है तो उसमें संपूर्णता का भाव आता है, यदि वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो निराशा का भाव आता है। और इसमें जो गुण विकसित होता है, व्यक्ति अपने आप को क्या समझने लग जाता है? परिपक्व, अर्थात परिपक्वता का गुण, परिपक्वता संबंधित जो मनोसामाजिक शक्ति है उसका विकास होता है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। आप सभी साथी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। साथियों, ये जो सिद्धांत है किसी भी प्रकार के मनोविज्ञान विषय है वो कतई कठिन विषय नहीं है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, ये हमारे व्यक्तित्व को अच्छा बनाता है। अगर हम इसको हमारे दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप सभी साथियों को हमारा ये सिद्धांत है, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। आप सभी साथियों ने वीडियो को अंत तक देखा। आप सभी साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि तैयारी करते रहिए और हंसते रहिएगा और बड़े पूर्ण मनोयोग के साथ इस रीट परीक्षा को क्रैक करने के लिए जुट जाइए और अपनी जो भी शक्ति है सारी शक्ति इस पढ़ाई के अंदर झोंक दीजिए, जिससे आप अपनी सफलता प्राप्त कर सके। धन्यवाद मित्रों।